अच्छा, तो व्हाट इज वर्क या काम जो तुम्हें पसंद नहीं होगा करना, रेस्ट करना, आराम करना पसंद है, तो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? काम जिसमें मेहनत लगती है। क्या लगती है? जिसमें मेहनत लगे वो काम है ना? तो जिसमें एनर्जी लगे वो वर्क है। जिसमें एनर्जी लगे वो क्या है? अच्छा, रीडिंग अ बुक इज इट अ वर्क? काम है? नहीं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग रीडिंग अ बुक इज़ नॉट वर्क। तो तुम बोल सकते हो घर वालों को कि मुझे बुक नहीं पढ़नी, वो काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है। तो वो हमारा वर्क है, पर वो मेंटल वर्क है। पर हम फिजिक्स के वर्क की बात करें तो रीडिंग अ बुक इज़ नॉट अ वर्क। ठीक है? एक्सरसाइज करना वर्क है? अच्छा, और गाने सुनना नहीं? हाँ हाँ हाँ, बोलो। कौन सी चीज़? एनर्जी लग रही है। जिसमें एनर्जी लगे वो वर्क है, जिसमें मेहनत लगे वो काम है। ठीक है? तो पॉइंट इज दिस, व्हाट इज वर्क? वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड। वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड है? क्लोजली रिलेटेड। हाँ, कल तुम्हारा पेपर है, ये बता। अच्छा, वो मुझे बता चुके हैं और आधा घंटा पहले आके डाउट्स भी ले चुका है। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं पता था? क्योंकि तुमने पूछा नहीं। ऑलराइट, सो क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी और वर्क बहुत ही सिमिलर हैं, क्योंकि अगर कहीं पे काम होता है तो उसमें एनर्जी लगती है, और अगर कहीं एनर्जी लगी है तो कहीं काम हुआ है। तो यानी कि एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। यानी अगर एनर्जी है तो वर्क भी होगी उसी समय में। ठीक है? पावर के बारे में हम थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, तो अगर हम बात करें मशीन्स की, तो मशीन्स भी वर्क करते हैं क्या? इंजन वर्क करता है या कोई एनिमल वर्क करता है या नहीं? जैसे कोई भी चीज़ अगर एनर्जी यूज़ करिए, चाहे मशीन भी अपनी एनर्जी यूज़ करती है। जैसे अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूँ, इज इट डूइंग एनी वर्क? इज इट यूजिंग एनी एनर्जी? सो इट इज़ डूइंग वर्क। राइट? समझ में आई बात? जो चीज़ एनर्जी यूज़ कर रही है वो वर्क कर रही है। ठीक है? जो चीज़ एनर्जी यूज़ नहीं कर रही वो वर्क नहीं कर रही। तो मशीन्स ऑल्सो डू वर्क, येस और नो? ठीक है। अच्छा, एनिमल्स ऑल्सो डू वर्क। वो इधर से इधर जाते हैं, हंट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में एनर्जी लगती है, तो वर्क कंसिडर होगा। ठीक है? तुम चाहे कितना भी वर्क हार्ड कर लो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ या मैं बहुत काम कर लिया, पर वो वर्क नहीं कहलाएगा फिजिक्स में। ठीक है? तो पढ़ाई वाला वर्क इज़ नॉट वर्क। नेक्स्ट, अगर तुम सपोज एक हैवी लोड लेके अपने सर पे खड़े रहो, तो क्या तुमने वर्क कर रहे हो? क्या एनर्जी लगा रहे हो? तो ऊपर रखा हुआ है सर पे, होल्ड करने से एनर्जी तो नहीं लगेगी, पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं होगा। जब तक एक दो चीज़ें चाहिए। ठीक है? वर्क में, अब वर्क के आगे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, अभी जल्दी देखेंगे, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अगर तुम ऊपर ही सर पे लेके खड़े हुए हो तो फिजिक्स उसको भी वर्क नहीं मानेगा। माना कि तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा, एनर्जी लग रही होगी, काइंड ऑफ लाइक कि भाई उस इतना भारी वेट उठाने में, पर वो वर्क कंसिडर नहीं होगा जब तक तुम उसको लेके चलते नहीं हो। अगर तुम उसको लेके चले, डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह आना, तो वो वर्क कहलाएगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है? ये बात क्लियर है? तो दो तीन चीज़ें नई हमने सीखी कि व्हाट इज़ वर्क, इसकी बात हम करें, और एग्जाम्पल्स भी अगर हम वर्क से बात करें तो वर्क की डेफिनेशन कहाँ है? वर्क इज, लिखिए, वर्क इज डिफाइंड एज work is defined as the phenomena in which
force is applied on an object and it causes its displacement. On an object, force is applied on an object and it causes a displacement. ठीक है, तो मतलब क्या है, वर्क तभी काउंट होगा जब दो चीजें आएंगी, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट. तो मैथमेटिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार के ऊपर तुम धक्का लगा रहे हो, पर दीवार कहीं नहीं जा रही, तो तुम कोई वर्क नहीं कर रहे. ठीक है, ये बात समझ में आई बात. तो अगर तुम दीवार पे सर मारो तो वो कोई वर्क नहीं, दीवार को धक्का मारो तो कोई वर्क नहीं, क्योंकि वो चलनी चाहिए. वो क्या होनी चाहिए? चलनी चाहिए. अगर वो चली नहीं तो वर्क नहीं काउंट होगा फिजिक्स में. तो वर्क तभी काउंट होगा जब फोर्स लगाया जाएगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगर करेगा. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस. और इसके अंदर एक डायग्राम ये बना सकते हैं. ये एक छोटा सा एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं कैपिटल F, और ये ब्लॉक इधर से फिर इधर 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 आ गया. टेबल मत बनाओ, ठीक है. और दिखाओ कि ये कितना डिस्टेंस मूव किया. ये मूव किया S डिस्टेंस. तो एक ब्लॉक बनाओ, यहाँ पे एक ब्रिक बना दो, छोटी सी रेक्टेंगुलर ब्रिक, ठीक है. और इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा देते हैं, इधर से फोर्स लगा देते हैं कैपिटल F. इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एरो बना के. ठीक है, अब ये ब्लॉक मूव करके इधर आ गया, यहाँ पे ब्लॉक बना दो, ठीक है. और इसके बीच का जो डिस्टेंस ये है डिस्प्लेसमेंट, इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट. तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो दो टाइप का वर्क होता है. दो टाइप का वर्क क्या होता है? अच्छा, एक वर्क होता है जिसमें हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में वर्क हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वर्क हो, तो ये कहलाता है पॉजिटिव वर्क. क्या कहलाता है? पॉजिटिव वर्क. अगर ऐसा हो कि तुम फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, तो ये वर्क कैसा होगा? नेगेटिव वर्क. तो इस नेगेटिव वर्क को देखें जरा. बोलो. देखो, consider situation in when object is moving with a uniform velocity and now retarding force is applied on it. तो फॉर एग्जाम्पल एक कार की बात करते हैं. एक कार में कार अपना एक फोर्स लगा रही है जिससे वो आगे जा रहे हैं, और फ्रिक्शन इसको रोकने का फोर्स लगा रहा है. फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है. कार इधर जा रही है और फ्रिक्शन उसे उल्टा रोक रहा है. तो ये फोर्स इधर लग रहा है और वर्क इधर हो रहा है. तो ये कैसा वर्क है? नेगेटिव वर्क है. ये कैसा वर्क है? नेगेटिव वर्क. तो जो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उस वर्क को बोलेंगे नेगेटिव वर्क. कौन कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव वर्क? फ्रिक्शन या कार? फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है, पर कार अपना पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि कार अपने फोर्स किधर ही लगा रहा था और कार मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा था. तो कार के लिए पॉजिटिव है, पर फ्रिक्शन के लिए ये वर्क क्या है? नेगेटिव. तो हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ वर्क लिखते हैं पहले. टाइप्स ऑफ वर्क. टाइप्स ऑफ वर्क में लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव वर्क. फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क. कुछ क्वेश्चंस हैं तो अभी शुरू किया है. अच्छा बोलो कुछ क्वेश्चन. तुम स्कूल में होमवर्क है जो मुझे करना है? अच्छा बोलो. अच्छा बताओ कहाँ है होमवर्क क्वेश्चंस? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँ? अच्छा अभी आ तो जाएं. इतना ज़्यादा एक्साइटेड कभी देखा नहीं तुझे.
पढ़ाई के लिए वो भी। अच्छा नेक्स्ट, तो 3 तरह का वर्क होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। हाँ, होमवर्क क्लास वर्क के अलावा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो फर्स्ट पे आते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में लिखेंगे इट इज़ व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, it is when the displacement is in the same direction to that of the force applied. It is when displacement is in the same direction to that of the force applied. To that of force applied. So Direction is क्या है, बोलो, पूछो इधर उधर से, मिल गया? अच्छा, अगर एक बच्ची एक कार को खींच रही है तो इज दिस पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क? वो फोर्स किस तरफ लगा रही है? इस तरफ लगा रही है, और ये कार मूव किधर कर रही है? उसकी तरफ कर रही है, तो ये वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव वर्क, है ना? तो लिखो इसको, हम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे व्हेन वी पुश और पुल, व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट and it moves towards the direction of push and pull, it moves in the direction of push and pull, then it pulls in the direction of the push and pull, then the work done is positive. For example, a baby pulling a toy car parallel to the ground. For example, a baby pulling a toy car parallel to the ground. बना लोगे एक बेबी और एक कार और उसको खींचते हुए. फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड. तो ये समझ आया पॉजिटिव वर्क क्यों है? क्योंकि उसने अपनी तरफ खींचा और गाड़ी भी उसकी तरफ ही मूव करी. अगर डिस्प्लेसमेंट पहले जो भी आदमी है पूरा घूम के आया, उसका डिस्प्लेसमेंट पहले जीरो हो गया और घूम के वापस वहीं पर आ गया, तो वर्क डन जीरो हो गया इनडायरेक्टली. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है. तो हर चीज जीरो रहेगी करेंगे, वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन पर जब वापस आ गया वो अपनी पोजीशन पे, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क भी जीरो होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Yes, then negative work. बनाइए बेबी पुलिंग अ कार. और मैं F और S की डायरेक्शन दिखाइए. हाँ, F और S. जो क्वेश्चन करने वाला वो F और S ही नहीं लिखा. अच्छा, F और S. F इज द फोर्स. फोर्स किधर लगा? अपनी तरफ. और डिस्प्लेसमेंट किधर हुई? अपनी तरफ. तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पे चलें. ठीक है. इफ नेक्स्ट सेकंड नेगेटिव वर्क. इफ
force and displacement are in opposite direction. If force and displacement are in opposite direction to each other, displacement are in opposite direction to each other. In other words, angle between them is 180 degree. Each other. In other words, angle between them is 180 degree. Then, in other words, the angle between them is 180 degree. Then, work done is calculated as follows. देखो, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स का एरो इस डायरेक्शन में है, और अगर डिस्प्लेसमेंट का एरो इस डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री. जब 180 डिग्री एंगल होता है तो एक ना एक नेगेटिव होता है. मतलब पॉइंट इज दिस, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर ये पॉजिटिव में है तो वो क्या होगा नेगेटिव. तो अगर मैं बोलूँ वर्क डन निकालना है और फोर्स क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर. वेक्टर रिमेंबर वेक्टर क्या होती थी, डायरेक्शन भी होती है. तो डायरेक्शन उल्टे होने से इनका वैल्यू साइन भी उल्टा हो जाता है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, दोनों क्या है वेक्टर. तो अगर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव होगी. या फिर अगर फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव थी तो डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव होगी. तो इन दोनों केसेस में वर्क डन विल कम आउट टू बी नेगेटिव. ये बनाओ जल्दी से. Noted? Yes, sir. तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव. अब जीरो कब होगा मेधावी बताओ, क्या लगता है काशवी. सर जो पॉजिटिव ना हो नेगेटिव. ओह बहुत अच्छा जवाब. अच्छा जीरो डिस्प्लेसमेंट. एक जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वो तो मान ही गए, और एक बहुत अच्छा एक और केस आया है कि जब वो पॉजिटिव नहीं हो, जब वो नेगेटिव नहीं हो तो वो ज़ीरो होगा. तो एनीवेज, तो वर्क डन ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट हुए तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो भी ज़ीरो आ सकता है ना. अच्छा तो देखें समझे, पर सबसे अच्छा तो मैं एक ही याद रखूँगा. अच्छा नेक्स्ट. तो एक चीज़ तो ये बात तुम मान ही गए हो, या तो फोर्स ज़ीरो तो ज़ीरो, या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो ज़ीरो. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो ना हो तो क्या हुआ, तो वर्क डन. ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स भी हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, पर पॉइंट इज दिस कि वर्क ज़ीरो. ऐसा हो सकता है इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो हो सकता है. तो एग्जाम्पल बनाओ इसका कुछ. कैसे होगा? हाँ वही बताएगी जिसने बोला. हाँ हाँ 5 और कोई नहीं, तुम्हारा कंसेप्ट तो सही है पर लगाओ कहीं लगाओ. सर जो जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक मिनट रुको, एक मिनट. हाँ पहले हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट लग रही है, तो फिर ऑब्जेक्ट पीछे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. पहले आगे वर्क हुआ फिर पीछे वर्क हो गया, पर पॉइंट लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. नहीं, हम कह रहे हैं कोई चीज़ चल रही है और उस टाइम पे, जैसे अभी तो तूने पहले बोला आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है,
आगे पीछे एक बार में नहीं जा सकता, तो उसी समय पे एक ही समय पे वर्क डन जीरो हो सकता है जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ सर, हाँ वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन जीरो वर्क बताना है, जीरो वर्क कब होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की तरह। चलो हाँ अभी लेता हूँ, मुझे दे दो, मैं दे दूँ। साध्वी, मेधावी और नहीं, साध्वी, मेधावी और आयान। ऑलराइट, हो आ रहा हूँ। तो सोचते हैं ऐसी चीज़ जो चल रही हो पर वर्क ना हो रहा हो, सोचते हैं। अच्छा एक चीज़ सोचते हैं, अर्थ आसपास मून घूम रहा है, तो ये वर्क है या नहीं है? अच्छा तो इसे एनर्जी कौन दे रहा है? ये खाना खाता है क्या मून? कौन दे रहा है इसे एनर्जी? कौन दे रहा है? वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, हाँ या ना? तो कौन यहाँ पे खाना खा रहा है रोज जो चलने के लिए ज़रूरी है? वो एनर्जी नहीं है ना, वो फोर्स है। फोर्स तो तू बोल रहा है सही, एनर्जी बोल रहा हूँ। एनर्जी कहाँ है इस वर्क के लिए? लाइट से सोलर सेल तो नहीं लगे, सोलर एनर्जी से ऐसे ही चलने लग गया आज मून, या उसके सोलर पैनल लगे? मैं कह रहा हूँ मून आसपास अर्थ के घूम रहा है, हाँ या ना? तो वर्क हो रहा है, तुम कह रहे हो क्या हो रहा है? वर्क। तो एनर्जी भी लग रही होगी, मैं कह रहा हूँ। एनर्जी नहीं लग रही? एनर्जी लग रही है। तो कौन है, किसके पास एनर्जी है? अर्थ के पास या मून के पास? अर्थ के पास एनर्जी है। वो कोई एनर्जी अर्थ कहाँ से ला रहा है जो इतना सारा घुमा रहा है रोज उसे? लावा से नहीं ला रहा वो, लावा से कौन सी एनर्जी मिलती है? हाँ ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती यहाँ पे कुछ, मैग्नेटिक रेडिएशन। या फिर यहाँ वर्क ही नहीं हो रहा। ये भी तो हो सकता है, अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो ये भी तो हो सकता है कि वर्क ही ना हो। डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और फोर्स भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है ना, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ आधा चक्कर देख रहे हैं तो वर्क तो होना चाहिए। अगर आधा भी देखें तो हम, है ना, तो आधे चक्कर में वर्क हुआ कुछ, तो उस आधे चक्कर की एनर्जी आई क्या? नहीं आई ना। तो पॉइंट इज दिस, शायद यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क क्यों नहीं हो रहा? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, पर फिजिक्स के हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स कह रहे नहीं हो रही, तो फिजिक्स हमसे ही नहीं हो रही। तो मून और अर्थ की बात अगर हम करें तो जब भी फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सुना था? तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके ठीक है। और वर्क डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है? अगर एक सर्कुलर मोशन में हो तो किधर मूव करता है? मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? टेंजेंट। याद नहीं है? पत्थर अगर टूटा तो किसके सर पे गिरेगा? हाँ, तो वो टेंजेंट पे खड़ा होना चाहिए। किस पे खड़ा होना चाहिए? टेंजेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है सर्कुलर मोशन में, दैट इज टेंजेंशियल, यानी उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो। टेंजेंट माने एक लाइन बना दो जो एक ही पॉइंट पे टच करती हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। तो एक्चुअली इनका एंगल 90 डिग्री का हो गया। कौन से डिग्री का? और फिजिक्स कहती है कि अगर 90 डिग्री पे होगा तो वर्क जीरो होगा। तो वर्क क्या होगा? जीरो। ये बात समझ में आई? तो पॉइंट इज दिस, इट्स लाइक दिस, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो एंगल क्या हुआ इसका? जीरो। क्या हुआ? दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस कि पेन चाहिए हुआ हमें, पेन दे ना, एक पेन दे दो, कोई भी दे दो। हाँ अच्छा देखिए, अगर ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का बीच का एंगल जीरो, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये पॉजिटिव वर्क है। ये कैसा है? अरे अगर फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये कैसा वर्क है? नेगेटिव। और जब ये एंगल 90 डिग्री हो तो जीरो वर्क। याद रखोगे? तो 2-3 चीज़ें हो गई, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव।
दैट मीन्स अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो नेगेटिव नहीं है, तो वर्क क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में और भी एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि 3 टाइप का वर्क है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट भी सच था। सच ऐसे था, तुमने बोला था, तुम बताओ। अच्छा अच्छा, ये कह रही थी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो तो भी तो जीरो हो सकता है वर्क, हाँ या ना? तो जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क क्यों जीरो है? फोर्स तो लग रहा है, एक्चुअली उसके बराबर एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका ही ऑपोजिट कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए वो ना आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, बराबर बैलेंस हो गया है। तो इस पॉइंट पे फोर्स काइंड ऑफ लाइक कट हो गए हैं, तो ये वर्क यहाँ पे भी जीरो। इस तरीके से सोच सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। जब तुम झूला झूलते हो, वो झूला ऐसे वाला घूमने वाला, तो तुम्हें पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि मैं गया, तो ऐसा लगता है कि मैं मशीन की आवाज़ गिरूंगा या मशीन से दूर पीछे गिरूंगा? पीछे नहीं, टेंजेंशियल भी नहीं, नहीं टेंजेंशियल भी नहीं गिरोगे। तुम्हें फोर्स किधर लगता है ये पूछा? गिरोगे तो हाँ टेंजेंशियल, डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंशियल होगी जब तुम उस झूले से लॉन्च हो जाओगे बाहर। पर पॉइंट इज दिस, तुम्हें फोर्स किधर लग रहा होगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ धक्का लग रहा होगा कि अरे पीछे गिर रहा हूँ मैं, पर तुम गिरोगे टेंजेंशियल और वो तुम्हें सेंट्रीपिटल की तरफ खींच रहा होगा। तो जब आगे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो पीछे की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, उसको बैलेंस कर देता है वो। ठीक है, अच्छा तो ये बात याद रहेगी। अच्छा अच्छा, अगर मैं बोलूँ एक एरोप्लेन चल रहा है, क्या चल रहा है? तो एरोप्लेन अर्थ के आसपास चल रहा है, राइट? तो हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? गिर गया? कीड़ा है? अच्छा ये कीड़ा है जो मैं बना रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है मैं। अच्छा पानी बॉटल ढूंढ रहा है, कोई बात नहीं। आजा, हाँ हाँ अपने वाले को तो पहले डिसाइड कर ले, फिर मैं रिएक्शन दूंगा ना। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आजा, कोई बात नहीं, मैंने उसका मजाक ज़्यादा उड़ा दिया था, थोड़ा वो उड़ा देगा तो बैलेंस। ठीक है, अच्छा तो ये कीड़ा है, सॉरी एरोप्लेन है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कोई वर्क कर रहा है, हाँ या नहीं? हाँ या ना? यस सर। सेम क्या लगता है? सर ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट है? क्या इक्वल एंड ऑपोजिट है यहाँ? सेंट्रीपिटल में एग्जांपल। अच्छा तो सर्कल ऐसे ये घूम के आ जाएगा वापस। एनर्जी तो लग रही है क्योंकि फ्यूल एनर्जी लग रही है, फ्यूल तो खत्म हो रहा है एरोप्लेन उड़ने में, तो हमारे हिसाब से वर्क हो रहा है। पर वो वर्क ग्रेविटी कर रहा है या वो एरोप्लेन कर रहा है? क्या लगता है शुभ? एरोप्लेन का इंजन काम कर रहा है या ग्रेविटी? एरोप्लेन का इंजन काम कर रहा है, ये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, तो तुम बोलोगे एरोप्लेन जा रहा था इधर और ग्रेविटेशन उसे खींचा था नीचे, तो एंगल क्या हुआ इसका विधि? 90 पे क्या होता है वर्क? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? जीरो। तो वर्क डन इज जीरो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये लिखोगे एग्जाम्पल में इसी का नहीं, अभी जीरो वर्क लिखा है ना, अभी लिखा है नहीं लिखा? लिखा है नहीं, जीरो वर्क लिखो पहले। जीरो वर्क में बोलेंगे हाँ, when force and displacement are at right angles या 90 degree from each other, when force and displacement are at right angles from each other,
द वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है और तुम उसको ऊपर खींच रहे हो तो उसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं होता. अगर वो चीज़ ऐसे जा रही है और तुम उसे ऊपर या नीचे डाल रहे हो, खींच रहे हो, तो वर्क डन इज 0. क्लियर है पॉइंट? तो अब इस केस का एग्जाम्पल बनाओगे. व्हेन एन एयरप्लेन, हाँ, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट बाय द इंजन ऑफ द एरोप्लेन. ठीक है, तो हम बोलेंगे इंजन कर रहा है काम, वो मैंने बोला, वो क्लियर है ना पॉइंट. किसका वर्क डन 0 है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑन द एयरक्राफ्ट. क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर क्या बनाओगे? एरोप्लेन बनाओगे, नीचे अर्थ बनाओगे और ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और तुम 90 डिग्री एंगल बनाओगे. ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और तुम अपना आंसर खुद लिख लोगे. लिखेंगे द वर्क डन, सुन लो खुद लिखोगे. वर्क डन इन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स on the aircraft which is going vertically or horizontally is 0. और उसका एंगल वगैरह बना दोगे. ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे ट्राई. वर्क डन बाय एयरक्राफ्ट, वर्क डन ऑन द एयरक्राफ्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. इससे क्वेश्चन नंबर करना है 1, 2 and 3, 4. हाँ बोलो सर. जो अर्थ की ऑर्बिट है उसका स्पेसिफिक नहीं है, सर्कुलर नहीं है ना, तो फिर जो सनलाइट को आने में 1 मिनट लगता है. टेंजेंशियल चल रहा है ना, प्लेन 2 में. नहीं, अर्थ सन के आसपास, और सन के आसपास. तो जैसे इसमें मेरी अर्थ है ऐसी की ऑर्बिट है, तो सर 8 मिनट अगर अर्थ यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे भी 8 मिनट लगे सनलाइट को, और यहाँ पे भी 8 मिनट लगेगा. डिस्टेंस अलग है तो टाइम भी अलग होगा. क्वेश्चन स्टार्ट करें. 11.1 क्या कह रहा है? A force of 5 Newton acts on an object when it is displaced 2 meter in the direction of the force. तो कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. कैलकुलेट द वर्क डन. एक तो ये क्वेश्चन कर लोगे, 5 न्यूटन का फोर्स और 2 मीटर का वर्क करो. आंसर भी दे रखा है. वर्क का फॉर्मूला लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू 2 दैट इज 10. 10 यूनिट आएगी न्यूटन मीटर, और न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड जूल. इसको क्या बोलते हैं? जूल. 10 जूल ऑफ वर्क इज डन. अच्छा, अब जूल को डिफाइन करें. क्यों नहीं करेंगे माइंग? नहीं, तुम बोल रहे नहीं, उसके लिए पूछ रहा हूँ. अच्छा, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. कर दें. पहले 1 और 2 कर लोगे. When do we say that work is done? Second है, write an expression for when the work done when a force is acting on the object in the direction of its displacement. ठीक है. फिर 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क की बहुत ही अजीब सी डेफिनेशन है, ऐसा लग रहा है मयंक ने लिखी है, मैंने नहीं. क्या डेफिनेशन है 1 जूल की? क्या हुआ, नीचे कहाँ बैठ गया? अच्छा. अच्छा, हम कह रहे हैं 1 जूल यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. नहीं, तो चलो 1 जूल की डेफिनेशन लिखते हैं. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क लिखो क्वेश्चन. ठीक है, अगर हमें किसी की डेफिनेशन, किसी यूनिट की डेफिनेशन करने के बाद आती है तो हम उसको ज़बरदस्ती बनाते हैं. ज़बरदस्ती माने हमें 1 जूल को बनाना ही है. वर्क की यूनिट है जूल, तो हमें वर्क को 1 जूल बनाना है. तो 1 जूल को कैसे बना सकते हो? सबसे आसान तरीका क्या है? 1 न्यूटन वर्क करके
और वो 1 मीटर चले, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे 1 जूल इज द वर्क, सुन लो, 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर in the direction of the force. Clear your mind? 1 joule is the work done when 1 Newton force is applied and the object moves 1 meter in the direction of the force. That is the definition of 1 joule. लिखी हुई है कौन से पेज पे? 147. वही ढूंढ रहा हूँ. तो 147 पे we will find it. ये रहा. 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of the action of the force. जो मैंने बताया वो भी सेम है, ठीक है? ये करो और वो क्वेश्चंस करो. कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट, 5 मिनट, फिर टेस्ट लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो भी करना है. एनसीईआरटी तो सबके पास है. पहले ही करो 4th, फिर करते हैं.